फिर से करो, उसको डिलीट कर देना फिर। चलिए हम लोग अब फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आपके पास जो है उसमें क्या होता है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस देन इट रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल एट विच इट इंसिडेंट। ठीक, तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ये डिक्रीज कर जाती है, बाकी में कोई चेंज नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि व्हेन लाइट आर वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम फ्री मीडियम देन देयर इज नो चेंज इन फेज, एंड व्हेन इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम रिजिड मीडियम देन फेज चेंजेस विल बी 180 डिग्री। ठीक, तो ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन में हमने दो चीज़ें पढ़ा, एक प्लेन सर्फेसेस पढ़ा जिसमें प्लेन मिरर आता है, और एक हमने कर्व सर्फेस जिसमें आपके दो मिरर आते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आते हैं। अब हम रिफ्रैक्शन पे आ रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि व्हेन लाइट प्रोगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसमें क्या होता है कि व्हेन लाइट प्रोगेट फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन इट शिफ्टेड अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड व्हेन light propagate from rarer to denser medium then it bend toward the normal. And second important, most important point कि when wave or light propagate from one medium to another medium then except frequency and color all values will change। मतलब कलर नहीं चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, बाकी चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक, अब इसमें हम आते हैं कि रिफ्रैक्शन में भी आपके पास दो चीज़ें हैं, एक प्लेन सर्फेसेस है, एक कर्व सर्फेसेस है। प्लेन सर्फेसेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसको, कर्व सर्फेसेस में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में आपका मिरर हो गया, और रिफ्रैक्शन में आपके पास यहाँ पर ग्लास हो गया जिसमें प्लेन सर्फेसेस काम करेगा, और इसके बाद लेंस पढ़ेंगे जो कर्व सर्फेस से काम करेगा। अब यहाँ पर स्नेल्ला सबसे पहले आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब ये कि तो रिफ्रैक्शन में पहले तो ये समझ लीजिए कि ये लाइट है, ये बेंड हो गई, ये ठीक, एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया, तो ये इंसिडेंट रे कहलाती है, रिफ्रैक्टेड हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया आपका रेयरर मीडियम, हो गया डेंसर मीडियम, तो इधर को बेंड हो गई। एंड सेकेंड की जब ये डेंसर से रेयर की ओर जाएगी, इधर से जाएगी, तो ये इधर को चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी ये। ठीक, ये डेंसर हो गया और ये आपका रेयर मीडियम हो गया। अब स्नेल्ला पे हम लोग आते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि जैसे कोई हमने स्लैब ले लिया और इस पर किसी भी एंगल पे हम लाइट, जैसे ये हम ले लेते हैं, ये ठीक, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। तो इन्होंने ये कहा कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब कि तुम यहाँ 30 डिग्री पर गिराओ, 20 डिग्री, तो अपने आप आर ऐसा सेट हो जाएगा कि वैल्यू इसकी हमेशा कांस्टेंट आती है। और यही स्मॉल n या म्यू लिखते हैं, या इसको सही ढंग से लिखें तो 1n2 होता है। यही हो जाएगा C अपान B, यही हो जाएगा लेमडा एयर अपान लेमडा मीडियम हो जाता है। इस पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। n रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है। ये जो है टेम्परेचर और डेंसिटी डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ हो गया कि डेंसिटी पर, ग्रेट डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका रेफ्रिजरेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक, ग्लास के लिए जैसे 1.5 होता है, वाटर के लिए 4/3 होता है, डायमंड के लिए 2.4 होता है। C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸, एंड V इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। लेमडा A इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, लेमडा M वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप रटे रहिएगा। 1n2 का मीनिंग होता है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1।
इसका क्या मतलब, जैसे कहीं लिखा ANG, ANG क्या मतलब होता है, जैसे ये ग्लास है तो ग्लास के चारों तरफ एयर है, इसका मतलब सराउंडिंग मीडियम ये होता है, ये इधर एयर हो गई, ये ग्लास हो गया। जैसे लिखा WNG, अब WNG का मतलब क्या हुआ, ये ग्लास मान लो ले लेते हैं ये, ठीक, तो ग्लास ये हुआ और सराउंडिंग इसके जो भरा हुआ है वो वाटर भरा हुआ है, इसका मतलब ये होता है। इसको कहते हैं WNG, सराउंडिंग मीडियम। कुछ ना दिया जाए तो हम एयर मान लेते हैं, कुछ नहीं कहा जाता, इसका मतलब क्या है, एयर है। तो ये आपका फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट आपको मिला, इसको आपको याद करना है कि sin I अपान sin R इज इक्वल टू 1n2 इज इक्वल टू C अपान V इज इक्वल टू लेमडा एयर अपान लेमडा मीडियम, ठीक। तो ये याद किए रहिएगा। अब इसके बाद वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ये 1n2 इज इक्वल टू 2n1, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कि ANG इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 अपान GNA। और इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें निकल के आया, WNG। तो WNG में जो देखिए पहले आवे उसको नीचे रखा करो, तो NW नीचे, अब NW लिखा है ANW, ठीक, और ये हो जाएगा ANG। ऐसे जो पहले आएगा उसको नीचे करो, जो बाद में आएगा वो ऊपर, ऐसे याद कर लो। अब इसी में मान लो ये लिखा होता GNW, तो GNW क्या हो जाता, ANG नीचे आ जाएगा और ANW ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे याद के रहेगी, इस पर क्वेश्चन काफ़ी आता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका ये, ठीक। तो इसके बाद ये फार्मूला, ये तो आपको मॉडर्न तक मिलेगा। C इज इक्वल टू डायमेंशन से स्टार्ट होता है और ये मॉडर्न तक मिलता रहता है। C इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट म्यू नाट इप्सिलॉन नाट, म्यू नाट परमिबिलिटी इन वैक्यूम एंड इप्सिलॉन नाट परमिटिविटी इन वैक्यूम, एंड किसी मीडियम में वेलोसिटी हो जाएगा 1 अपान म्यू इप्सिलॉन, और n इज इक्वल टू म्यू आर इप्सिलॉन आर। तो म्यू आर जो हो गया रिलेटिव परमिबिलिटी और इप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। तो ये पूरा याद किए रहिएगा, ठीक। देखिए जो वैक्यूम लिया तो यहाँ का वैक्यूम वाला हो गया, यहाँ मीडियम ले लिया तो मीडियम को हो गया, और ये n यहाँ जो है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक। सिंबल्स आपको दिए हैं, फिजिक्स में सिंबल का बहुत रोल है। अब इसके बाद ये आते हैं हम लोग कि ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के में, इसमें क्या होता है TIR में, अब TIR जो होता है TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। इसमें क्या हो जाता है कि लाइट जब व्हेन लाइट प्रोगेट फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये क्या हो जाएगी, इधर को बेंड हो जाती है। थोड़ा एंगल और बढ़ा दो तो ये इधर आ जाती है, ठीक। तो ये जो एंगल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कह लेते हैं, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री, दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक। और इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है n इज इक्वल टू 1 अपान साइन IC, या IC को लिख सकते हो कोसेक IC, ये होता है। ये ध्यान दिए रहना कि जब n ऐसे लिखा हुआ हो तो ये होता है डेंसर का विद रेयर मीडियम, ठीक। ये रेयर मीडियम इधर हो गया, डेंसर इधर हो गया। कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है तो इसका ये मतलब होता है, ठीक। मान लो अब इसको कहीं तुम वाटर में डुबो देते हो, तो अब ये वाटर में आ गया, ये ग्लास है, तो अब यहाँ पर हम ये जो लिखा है ना, तो वाटर रेयर मीडियम हो जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे WNG लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपान साइन IC, ये मतलब हुआ। हम क्या कहना चाह रहे हैं, n इज इक्वल टू है 1 अपान साइन IC, तो n जो होता है ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी डेंसर का विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम होता है। तो ये याद किए TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी में अब TIR की घटना, ये तो क्रिटिकल एंगल के बारे में बता दिया। अब TIR में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये लाइट आएगी, इसी में लौट जाएगी।
जब इस एंगल को थोड़ा IC से ज़्यादा कर दोगे तो सेम मीडियम रिफ्लेक्ट होता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज TIR, टोटल इंटरनल। अब इसमें क्या होता है, दो बातें होती हैं TIR के लिए। फर्स्ट कि लाइट शुड प्रोपोगेट फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक, तो ये चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपको मिला। और इसमें जो है ये याद करना, ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत पूछा जाता है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, TIR पे होता है। तो 4-5 पॉइंट हमने आपको लिखाया था, वो पूछे जाते हैं काफ़ी। अब इसके बाद अपरेंट डेप्थ आते हैं। अपरेंट डेप्थ में क्या होता है, ये रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, और शिफ्ट जो होता है T = n-1/n होता है। और इसके बाद ये जो है, पहले ज़रा इसके बारे में समझ लीजिए तो फिर हम आते हैं। ये देखिए अपरेंट डेप्थ क्या होती है कि जैसे ऑब्जेक्ट, ठीक, मान लीजिए फिश को आप देख रहे हो तो आप रेयर मीडियम हो गए, फिश डेंसर में हो गई, तो रियल डेप्थ पे नहीं देख पाओगे, थोड़ा सा चेंज हो जाए। वैसे फिश आपको देख रही तो वो भी रियल नहीं देखेगी, थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये अपरेंट डेप्थ कहलाता है। और अपरेंट डेप्थ आपका दो तरीके का हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, तो ये मान लेते हैं कि कोई चीज़ है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ऐसे ही, तो लाइट ऐसे जाती है, ये जाती है, तो ये मान लो कि ये थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, ये होता है ये। तो ये इतना जो हो गया ये तो रियल डेप्थ हो गई, ये हो गई रियल डेप्थ। और ये इतनी जो हो गई ये अपरेंट डेप्थ कहलाती है। ठीक, तो n = होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ होता है। ठीक, और जो शिफ्ट हुआ ये इतना शिफ्ट हुआ ये, तो जो शिफ्ट हो जाएगा = T n-1/n। T मतलब उसका जो है रियल डेप्थ को T हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो ये होता है। ऐसे ही अब दूसरा केस देखिए कि ये जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में था, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम था, और यहाँ कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर इसमें है। ठीक, तो ये क्या करेगा, थोड़ा दूर देखता है, यहाँ देखता है, शिफ्ट हो जाता है दूर की ओर ये। तो ये इतना, ये पोर्शन जो हो गया ये रियल डेप्थ हो गया, और ये आपका हो जाएगा अपरेंट डेप्थ हो जाएगा। ये इतना पोर्शन शिफ्ट कहलाता है, ये शिफ्ट कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आती है ये इसी का उल्टा हो जाता है, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ हो जाता है। ठीक, और यहाँ से जो शिफ्ट हम निकालेंगे तो T(n-1), ठीक, n-1, ये n नहीं रहता है, तो ये दूर को चला जाता है। तो ध्यान दे रहिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर देन n = रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, and when object is in rear medium then n = apparent depth upon real depth, and shift इस केस में क्या हो जाएगा T(n-1/n) और यहाँ हो जाएगा T(n-1). ठीक, दूसरी चीज़ समझिए, ये ज़रूरी नहीं कि एयर हो सकता है कि यहाँ पर एक लिक्विड हो, यहाँ पे एक लिक्विड हो। तो ये ध्यान दे रहना, ये जो n है पूरे फिजिक्स में ध्यान दे रहना कि ये इधर डेंसर होता है, इधर रेयर होता है। तो मान लो दो लिक्विड अलग अलग दिए जाएं तो ये आपका डेंसर हो जाएगा, इधर आपका रेयर हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ कि इसमें जो है ये देखिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ था, यहाँ आ गया, तो ये शिफ्ट हो गया किधर की ओर, ऑब्जर्वर की ओर। और यहाँ क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर आपका यहाँ कहीं है और ये शिफ्ट हो रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर।
तो ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। कहने का मतलब हो गया जब हम मछली देखेंगे तो मछली हमें नज़दीक दिखेगी, और मछली हमें देखेगी तो हमारी रियल डेप्थ से वो दूर देखेगी। कोई मान लो चिड़िया है, किंगफिशर है, अब वो जो है किंगफिशर जो है फिश को देख रही है तो वो क्या करेगी, थोड़ा सा ऊपर देखेगी, और फिश यदि किंगफिशर को देख रही है तो थोड़ा वो ऊपर मतलब दूर देखेगी। ठीक, तो फार्मूला फिर से याद कर लो कि फर्स्ट फार्मूला हो गया कि पहली बात तो दो सिचुएशंस आपके पास आई कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कहाँ पे है, डेंसर में है, उस केस में n की वैल्यू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, एंड शिफ्ट का फार्मूला हो गया Tn-1 अपॉन n, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम then n is equal to apparent depth upon real depth, which is reverse of first formula, and shift is equal to Tn-1। तो ये पॉइंट आप याद किए रहिएगा। इसी तरह से इसमें है, मान लो ये कई बीकर है और यहाँ पर ये बीकर है और यहाँ पर कई सारे लिक्विड हैं, उनकी डेप्थ D1, D2, D3 है। तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला D1 अपान N1 प्लस D2 अपान N2 प्लस D3 अपान N3, और n कंबाइंड पूरे हम निकालना चाहते हैं तो रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ, तो D1 प्लस D2 प्लस D3, और ये अपरेंट डेप्थ जो हम यहाँ निकाले हैं D1 अपान N1, D2 अपान N2, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो याद कर लिए कि डी अपरेंट इज इक्वल टू, तो डी अपरेंट इज इक्वल टू D1 रियल डेप्थ अपान n, उसी फॉर्मूले से निकाला गया n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ से, तो डी अपरेंट इज इक्वल टू D1 अपान N1 प्लस D2 अपान N2, कई सारे लिक्विड्स हैं, और n कंबाइंड फिर फार्मूला लगा देंगे वही रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ आपका हो गया D1 प्लस D2, अपरेंट डेप्थ ये जो निकाले हुए हो। अब इसी में दो लिक्विड के लिए ले लेंगे और D1 D2 सेम हो जाएगा, तो ये 2n1 n2 अपान n1 प्लस n2 जो कि हार्मोनिक मीन कहलाता है। अब इसके बाद ये दूसरा केस हम लोग यहाँ पढ़ा दिया, हमने आपको बता दिया। अब जो आता है रिफ्रैक्शन फार्मूला, ठीक,